आज हम बात करेंगे डोडा वेस्ट की, निर्वाचन क्षेत्र 53। ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं है, नहीं, ये एक कहानी है जो आंकड़ों में छिपी है। तो चलिए इस जनादेश की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि यहाँ की राजनीतिक और आर्थिक सच्चाई असल में है क्या। तो सबसे पहले ये डोडा वेस्ट है कहाँ? ये जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में है और खास बात ये है कि 2022 के परिसीमन के बाद ये एक बिल्कुल नई सीट बनी है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक नया चुनावी मैदान है जहां पुराने समीकरण शायद काम न करें। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जमीन पर उतरकर हकीकत को जानेंगे, फिर लोगों के जनादेश का मतलब समझेंगे, इसके बाद इस करीबी जीत का विश्लेषण करेंगे, शासन के लिए एक खाका देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि कैसे इस समझ को एक स्थायी असर में बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, डोडा वेस्ट की जमीनी हकीकत। मतलब यहाँ के लोग कौन हैं, जीते कैसे हैं और उन पर किस तरह का दबाव है। अब देखिए, ये एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां आपको दो अलग अलग तस्वीरें एक साथ दिखेंगी। एक तरफ यहाँ की आबादी मिली जुली है, करीब 55% मुस्लिम और 45% हिंदू, जिनमें गुज्जर, राजपूत और पहाड़ी समुदाय की भी अच्छी खासी तादाद है। और दूसरी तरफ है यहाँ की अर्थव्यवस्था। सबसे बड़ी चुनौती है नौजवानों में बेरोजगारी, जो जम्मू कश्मीर के औसत 18.3% के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ सामाजिक विविधता है और दूसरी तरफ गहरा आर्थिक संकट। यही इस जगह का सबसे बड़ा तनाव है। तो इस सामाजिक और आर्थिक तनाव के माहौल में 2024 के चुनाव हुए। इन चुनावों ने हमें क्या संकेत दिए? चलिए अब जनादेश को समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वोटर्स की सीधी आवाज है। आंकड़ों की कहानी शुरू होती है कुल वोटर्स से। डोडा वेस्ट में 87,436 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और इन 87,000 से ज्यादा लोगों में से जानते हैं कितने लोगों ने वोट डाला? 77.71%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग राजनीति में कितनी गहरी दिलचस्पी रखते हैं और बदलाव चाहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग के बावजूद जानते हैं जीत और हार का फैसला कितने वोटों से हुआ? सिर्फ 3,453 वोटों से। बस इतने से वोटों ने तय कर दिया कि कौन जीतेगा। और अगर इसे प्रतिशत में देखें तो ये अंतर सिर्फ 5.08% का है। मतलब जनादेश एक तलवार की धार पर टिका है। ये जीत कितनी नाजुक है, ये आंकड़ा साफ साफ बता रहा है। तो 2024 के नतीजे असल में थे क्या? ये साफ तौर पर दो पार्टियों के बीच की सीधी लड़ाई थी। बीजेपी को मिले करीब 49.99% वोट और आईएनसी को मिले 44.91%। ग्राफ में साफ दिखता है कि मुकाबला कितना ज्यादा करीबी था। और जब मुकाबला इतना करीबी हो तो हर एक आवाज की अहमियत और भी बढ़ जाती है। देखिए, लोकतंत्र में हर आवाज मायने रखती है। ये जरूरी है कि जो सार्वजनिक बातचीत हो वो जानकारी पर आधारित और जिम्मेदार हो, ताकि हर नागरिक की गरिमा बनी रहे। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि एक मजबूत शासन की बुनियाद है। तो सवाल ये उठता है कि ये मुकाबला इतना करीबी बना कैसे? क्या ये हमेशा से ऐसा था? जवाब के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और यहाँ के चुनावी इतिहास को खंगालना होगा। देखिए, पिछले कुछ दशकों में यहाँ की सियासत ने कैसे करवट बदली है। 1987 में चलिए, तब जेकेएनजी का एक छत्र राज था, 92% से ज्यादा वोट शेयर। फिर 2008 आते आते कांग्रेस अपने शिखर पे पहुंची, लगभग 44.55% वोटों के साथ। 2014 में बीजेपी की जबरदस्त एंट्री हुई, 36.63% वोट लेकर। और अब 2024 में ये एक दो तरफा मुकाबला बन चुका है, जिसमें बीजेपी लगभग 50% पर खड़ी है। तो इस पूरे सफर से हम क्या समझ सकते हैं? कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, बीजेपी का जबरदस्त उछाल 2008 के 5% से आज करीब 50% तक। दूसरी, जेकेएनसी का लगभग गायब हो जाना, एक जमाने में जिसका दबदबा था वो आज मुकाबले में ही नहीं है। तीसरी, कांग्रेस की स्थिति में उतार चढ़ाव, जो अब एक मजबूत दूसरे नंबर की पार्टी है। और सबसे अहम चौथी बात, जीत का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि अब फैसला स्विंग वोटर्स के हाथ में है। तो अब जब हम जमीनी हकीकत और सियासी पैटर्न को समझ चुके हैं, तो सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है? एक असरदार शासन के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? यहीं पर हम बात करेंगे चतुर्मुख सिद्धांत की, यानी एक
4 आयामी स्ट्रैटेजी की। तो क्या है ये चतुर्मुख सिद्धांत? इसके 4 चेहरे या कह लें 4 स्तंभ हैं। पहला है विकास और शासन, मतलब लोगों को दिखने वाले काम, सड़कें, बिजली। दूसरा है राष्ट्रवाद और पहचान, यानी देशभक्ति का संदेश और सुरक्षा का भाव। तीसरा उम्मीदवार का अपना व्यक्तित्व, वो कितना लोगों से जुड़ पाता है, कितना स्थानीय है। और चौथा स्तंभ है विपक्ष से अपनी तुलना, यानी उनकी पुरानी नाकामियों को सामने रखना। और ये रणनीति हवा में नहीं है, ये सीधे लोगों की सबसे बड़ी चिंताओं से जुड़ती है। अगर हम वोटर्स की शिकायतों का हीट मैप देखें तो साफ है कि बेरोजगारी और गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 मुद्दे सबसे ऊपर हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा भी जरूरी हैं। इन्हीं मुद्दों पर काम करके ही भरोसा जीता जा सकता है। तो हमने विश्लेषण कर लिया, रणनीति भी समझ ली, पर असली सवाल तो ये है कि इस समझ को जमीन पर एक स्थायी असर में कैसे तब्दील किया जाए। अब बात सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि लोगों का भरोसा लगातार जीतने और बनाए रखने की है। और भरोसा बनाए रखने के लिए लोगों के डेटा और उनकी गरिमा दोनों की गहरी समझ बहुत जरूरी है। ये सुनिश्चित करना होगा कि आप जब भी लोगों से जुड़ें, उनकी प्राइवेसी और सहमति का पूरा सम्मान करें। भारत का DPDP एक्ट भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करता है। ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि आखिर कोई भी जनादेश सिर्फ एक चुनाव के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक के लिए कैसे कमाया और संभाला जाता है। तो रास्ता बिल्कुल साफ है। 5% के मामूली अंतर से एक स्थायी विरासत बनाने का सफर, नौजवानों के लिए नौकरियां, गांव के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों का अटूट विश्वास जीतकर ही पूरा हो सकता है। एक करीबी जीत कोई मंजिल नहीं है, ये तो शासन के असली काम की बस एक शुरुआत है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 008042048602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।